नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज आपको भारत और फ्रांस की दोस्ती वाली सत्ता का विश्लेषण खास तस्वीरों के जरिए करेंगे जो जयपुर से आई हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो 2 दिन के दौरे पर भारत पहुंच चुके हैं। कल गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनने से पहले आज मोदी और मैक्रो रोड शो से दोस्ती में नए आयाम जुड़ने के संकेत दे रहे हैं। ये दोस्ती क्यों खास है, ये आपको बताएंगे। जयपुर पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने आज बुलंदशहर से लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया। पश्चिमी यूपी को 19,000 करोड़ रुपए की सौगात दी। बोले, प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब राष्ट्र प्रतिष्ठा का वक्त आ गया है। एक तरफ बीजेपी लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक रही है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में महागठबंधन में मतभेद अब सामने आ चुका है। आरजेडी और जेडीयू की दूरियां आज खुलकर दिखाई दी। बिहार में कैबिनेट मीटिंग से अचानक नीतीश कुमार क्यों निकल गए, बैठकों का दौर और नाराजगी वाले बयान क्या कह रहे हैं, इसका भी विश्लेषण करेंगे। मतभेद सिर्फ बिहार में नहीं है, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी की दूरी भी सामने आई है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में राहुल गांधी की न्याय यात्रा से ममता बनर्जी ने दूरी बना ली है। अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान वो पहले ही कर चुकी हैं। सवाल है, आखिर इंडिया गठबंधन में चल क्या रहा है। और सत्ता में आज हम आपको तेलंगाना के उस सरकारी अफसर से भी मिलवाएंगे जिसके घर में नोट गिनने वाली मशीन थी, जिसके ठिकानों से 300 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ है। एसीबी की टीम ने भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर बेईमानी वाली सुपर कलेक्शन की है। इस पर हमने एक खास कुंजी तैयार की है। कल गणतंत्र दिवस पर देश में बने हथियार अपना दम दिखाएंगे। प्रचंड पिनाक नाक की शक्ति कर्तव्य पथ पर देखने को मिलेगी। सत्ता में हम आपको 7 सुपरस्टार से वीडियो परिचय कराएंगे। सत्ता के न्यूज मित्रों को राजनीति वाला एक और अपडेट दे दें। कर्नाटक में लिंगायत समाज के बड़े नेता जगदीश शेट्टार बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 7 महीने बाद उन्होंने घर वापसी की है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में शेट्टार ने बीजेपी की सदस्यता ली। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिन आज का, खासतौर से राजनीति के लिहाज से रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री पहले फर्स्ट टाइम वोटर्स से मुलाकात की उन्होंने, 7 करोड़ वोटर्स का लक्ष्य रखा गया है बीजेपी की तरफ से। दूसरा, बुलंदशहर वो जब गए तो उसके बाद वहां पर कई बड़े प्रोजेक्ट्स का उन्होंने उद्घाटन शिलान्यास किया। और अब दूसरी तरफ महागठबंधन की तस्वीर हम देख रहे हैं, जहां पर मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, जहां पर लगातार, चाहे वो बिहार हो चाहे वो बंगाल हो, वहां पर सियासी खींचतान लगातार तेज होती जा रही है। तो इस वक्त देश में जो 2 बड़े धड़े कह सकते हैं हम राजनीतिक, उनमें क्या क्या चल रहा है आज बहुत विस्तार से आपको सत्ता में हम बताएंगे। आपको बताएंगे कि आखिर नीतीश कुमार चाह क्या रहे हैं। क्या वाकई इस वक्त जेडीयू और आरजेडी के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है, या फिर स्थितियां कुछ और दिखाई देंगी। वैसे सत्ता की शुरुआत गुलाबी नगर जयपुर से आ रही तस्वीरों से हम लोग कर लेते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को रोड शो इस वक्त वो कर रहे हैं। जयपुर में ढलती शाम के बीच दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं की ये मुलाकात जयपुर में महाराजा सवाई सिंह द्वारा स्थापित प्रसिद्ध सौर वेधशाला जंतर मंतर पर मुलाकात हुई। पीएम मोदी ने मैक्रो का स्वागत किया और उन्हें गले लगाया। यहां दोनों नेता काफी देर तक जंतर मंतर के बारे में चर्चा करते रहे। जंतर मंतर को देखने के बाद दोनों नेताओं ने जयपुर में रोड शो किया। इस दौरान खुली गाड़ी में पीएम मोदी और मैक्रो रोड शो करते हुए नजर आए। जयपुर की जनता ने दोनों नेताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। रोड शो की दूरी 1.5 किलोमीटर तय की गई थी। इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति जयपुर में हुए खास स्वागत से अभिभूत नजर आए। बता दें कि इससे पहले राष्ट्रपति मैक्रो आमेर फोर्ट भी गए थे, साथ ही छात्रों से भी बात की। हवा महल के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने शाही चाय पीने का एक कार्यक्रम भी रखा। हवा महल से दोनों नेता होटल रामबाग पैलेस पहुंचेंगे। होटल रामबाग पैलेस में डिनर होगा। इसके बाद करीब रात 8:25 पर रामबाग पैलेस से रवाना होकर रात 8:50 पर वो जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो मैक्रो पहली बार गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बन रहे हैं, लेकिन उनसे पहले फ्रांस के 4 राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर अतिथि रह चुके हैं, जिसमें 1976 और 1998 में जैक शिराक गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बने थे। 1980 में वैलेरी गिस्कार्ड, 2008 में निकोलस सरकोजी और 2016 में फ्रांसुआ ओलांद चीफ गेस्ट की भूमिका में थे। और इस बार राष्ट्रपति मैक्रो इस भूमिका में हैं। वैसे इस गणतंत्र दिवस पर फ्रांस से सिर्फ राष्ट्रपति मैक्रो ही गणतंत्र दिवस पर नहीं है, बल्कि इस दौरान परेड में फ्रांस का 95 सदस्य मार्चिंग दस्ता और 33 सदस्य बैंड दस्ता भी हिस्सा लेगा। फ्रांसीसी विदेशी सेना के फ्रांसीसी मार्चिंग दल में 6 भारतीय भी शामिल हैं।
समारोह में फ्रांसीसी वायुसेना के 2 राफेल लड़ाकू विमान और एक एयरबस A330 मल्टी रोल टैंकर परिवहन विमान में शामिल होंगे। तो राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की दशा और दिशा बताते हुए कि भारत किस तरीके से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, कर्पूरी ठाकुर का जिक्र करते हुए उन्होंने, जिन्हें कल भारत रत्न से का ऐलान किया गया है, जिनको लेकर के गणतंत्र दिवस हर भारतीय के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जैसा हम आपको राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले बता रहे थे कि इसके लिए इमैनुअल मैक्रो पहुंच चुके हैं और मुख्य अतिथि हैं वो। इस बार 2023 में बेस्टाइल डे परेड में पीएम मोदी फ्रांस के मुख्य अतिथि थे, ये भी आपको बता देते हैं। इस दौरान फ्रांस में पीएम मोदी को लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। इसी के साथ पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो की निजी दोस्ती जितनी गहरी है, उससे ज्यादा गहरा भारत और फ्रांस का संबंध है, जिसकी शुरुआत उस वक्त से मानी जाती है जब 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। इसका विरोध जताते हुए अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों ने भारत पर कई पाबंदियां लगा दी थी। तब फ्रांस पश्चिम का इकलौता ऐसा देश था जिसने भारत का समर्थन किया था। उस वक्त अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन अमेरिका की नाराजगी के बाद भी फ्रांस के राष्ट्रपति जैक शिराक ने भारत का समर्थन किया था। सिर्फ समर्थन ही नहीं किया था, बल्कि भारत को न्यूक्लियर प्लांट सेटअप करने में मदद की। महाराष्ट्र के जैतपुर में लगा परमाणु प्लांट फ्रांस की मदद से ही मुमकिन हो पाया। इसके अलावा एक सच ये भी है कि फ्रांस भारत के आंतरिक मुद्दों पर कभी हस्तक्षेप नहीं करता है और यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का खुले तौर पर समर्थन करता है। भारत और फ्रांस के संबंध दोनों देशों की व्यवहारिक जरूरतों पर आधारित हैं। कुछ चीजें फ्रांस भारत से चाहता है तो कुछ सहयोग की उम्मीद भारत भी फ्रांस से करता है। ऐसे में रक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें दोनों देश एक दूसरे के साथ मजबूत संबंध बना रहे हैं। अगर पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो 2018 से 2022 के बीच भारत ने 30% हथियार फ्रांस से ही खरीदे हैं। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल फाइटर जेट्स की डील की है। भारतीय नौसेना फ्रांस से 26 और राफेल खरीदने की इच्छा जता चुकी है। इसके अलावा भारत की मझगांव डॉकयार्ड्स लिमिटेड यानी एमडीएल को फ्रांस के सहयोग से 3 और स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन बनाने का मौका मिल सकता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार है, वहीं फ्रांस दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाला देश है। रक्षा सौदों के अलावा भारत और फ्रांस के बीच कारोबार की बात करें तो भारत और फ्रांस के बीच सालाना करीब 1,11,000 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। वर्ष 2022-23 में भारत ने फ्रांस को कुल 63,000 करोड़ के सामान का निर्यात किया, जबकि फ्रांस ने भारत को 48,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया। साफ है कि फ्रांस के लिए भारत और भारत के लिए फ्रांस एक बड़ा बाजार है। अब सवाल है कि फ्रांस भारत से क्या चाहता है और भारत फ्रांस से क्या उम्मीद रखता है। भारत चाहता है कि फ्रांस यूएनएससी में उसकी स्थायी सदस्यता का समर्थन करे, यानी सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता। फ्रांस इसमें मदद कर भी रहा है। फ्रांस भारत से ज्यादा रक्षा सौदों की उम्मीद करता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने फ्रांस से रक्षा सौदों की संख्या बढ़ाई है। भारत फ्रांस से न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना चाहता है। फ्रांस भारत से कार, वाहन, इसके अलावा शैंपेन, स्कॉच और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर आयात शुल्क कम करने की मांग करता रहा है। वैसे दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत भी चल रही है, जिसके अच्छे नतीजे सामने आने की उम्मीद है। कल गणतंत्र दिवस है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर एक बार फिर हिंदुस्तान की शक्ति दिखेगी। जमीन से आसमान तक दुश्मनों को ध्वस्त करने वाली स्वदेशी सुपरस्टार अपना दम दिखाएंगे। पहले सिर्फ 63 सेकंड में स्वदेशी सुपरस्टार की शक्ति का ट्रेलर देखिए, उसके बाद एक एक सिपाही से आपका वीडियो परिचय कराएंगे।
तो गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले आज सत्ता में हम आपको हिंदुस्तान के उन देसी हथियारों से मिलवाते हैं जो रक्षा शक्ति के सुपर स्टार हैं, जिनका नाम सुनते ही देशवासियों को गर्व होता है और दुश्मन के दिल दहल जाते हैं। अपार शक्ति और अचूक मारक क्षमता ही इनकी पहचान है। भारत में बने इन हथियारों का प्रदर्शन कल गणतंत्र दिवस के मौके पर किया जाएगा। इनकी गर्जना दिल्ली में जरूर होगी, लेकिन गूंज बीजिंग से इस्लामाबाद तक होगी। सत्ता में आज हम आपको एक एक सुपरस्टार का वीडियो परिचय कराएंगे। शुरुआत करते हैं प्रचंड के परिचय से। पहला नाम है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, जो 16,400 फीट की ऊंचाई तक हथियार लेकर उड़ान भर सकता है। 16,000 की फीट की ऊंचाई पर लैंड करने वाला और टेक ऑफ करने वाला लड़ाकू हेलीकॉप्टर है ये। प्रचंड में कॉकपिट के नीचे 20 mm की तोप लगी है, जबकि 4 दूसरे हथियार लगाने के लिए 4 हार्ड पॉइंट्स भी बने हुए हैं। इसमें दुश्मनों पर हमला करने के लिए 4 मिसाइल, क्लस्टर बम या ग्रेनेड लॉन्चर लगाए जा सकते हैं। प्रचंड हेलीकॉप्टर 268 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ान भर सकता है। 550 किलोमीटर तक किसी भी दुश्मन को मार गिरा सकता है। 3 घंटे से ज्यादा देर तक हवा में उड़ान भर सकता है। प्रचंड हेलीकॉप्टर को भारतीय सेना ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ मिलकर तैयार किया है। मतलब देश में निर्मित यह हथियार दुश्मनों को कुछ मिनटों में ही नेस्ता नाबूद करने की ताकत रखता है। अब आपको भारत में बने दूसरे सुपरस्टार का वीडियो परिचय कराते हैं। नाम है पिनाका। गणतंत्र दिवस पर पिनाका भी अपना दम दिखाएगा। पिनाक 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागने वाला रॉकेट लॉन्चर है। पिनाक की ऑपरेशनल रेंज 800 किलोमीटर है। 7 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। मतलब इस रेंज में कोई भी दुश्मन आया तो समझिए उसका खात्मा तय है। भारत के पास पिनाक के 2 वेरिएंट है, पिनाक MK1 और पिनाक MK2। पिनाक की रफ्तार 5,757 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है। माना जाता है कि भगवान शिव के धनुष का निर्माण देव शिल्पी विश्वकर्मा ने किया था। यह धनुष राजा जनक के पास धरोहर के रूप में रखा गया था और इसी धनुष को तोड़कर श्री राम ने सीता जी से विवाह किया था। हमारे ग्रंथों के अनुसार विश्वकर्मा ने 2 धनुषों का निर्माण किया था, सारंग और पिनाक। पिनाक धनुष को भगवान शिव और सारंग धनुष को भगवान विष्णु को सौंपा गया था। माना जाता है कि इस धनुष की एक टंकार से बादल फट जाते थे और पृथ्वी डगमगा जाती थी। कल कुछ ऐसे भी देसी स्टार जो हैं वो अपनी ताकत आपको दिखाएंगे, जो जमीन पर रहकर दुश्मन कैंप को धुआं धुआं कर देते हैं। अगला नाम है T-90 भीष्म टैंक, जो रूस से टेक्नोलॉजी लेकर भारत में तैयार हुआ है। T-90 भीष्म टैंक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से तैनात होता है। इसका ऑपरेशनल रेंज 550 किलोमीटर तक है। चीन के VT-4 टैंक से भी यह ज्यादा ताकतवर है। इस टैंक का वजन 46,000 किलोग्राम है। 60 किलोमीटर की रफ्तार से यह चलता है। इस टैंक में 3 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। आपको बता दें, भारत ने अब तक इन टैंक्स का इस्तेमाल किसी भी युद्ध में नहीं किया है। हालांकि चीन और पाकिस्तान दोनों सीमा पर यह तैनात हैं। देसी हथियार वाला हिंदुस्तान का अगला सुपरस्टार भी शक्ति में किसी से कम नहीं है। नाम है BMP-2 टैंक। यह तेलंगाना के मेडक स्थित हथियार फैक्ट्री में बनता है। इस टैंक में स्मोक ग्रेनेड और मिसाइल को सेट करके लॉन्च किया जा सकता है। यह टैंक 30 mm वाली मशीन गन से लैस होता है। यह मशीन गन 360 डिग्री घूमकर हमला कर सकती है। यह टैंक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमला करता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 600 किलोमीटर है। इस टैंक का वजन 14,300 ग्राम होता है। यह टैंक दिन रात किसी भी समय काम कर सकता है। BMP-2 टैंक के हल्के होने के कारण इसे पहाड़ी क्षेत्रों में लाना ले जाना आसान होता है। इसको एयरलिफ्ट करना भी आसान होता है। इसी वजह से इसकी सबसे ज्यादा तैनाती चीन सीमा पर की जाती है। अगला नाम है एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने तैयार किया है। अब इस हेलीकॉप्टर में भी हथियार लगाया जा रहा है, जिससे इसको इस्तेमाल जंग के दौरान कर सकते हैं। इसकी खासियत और इसकी बात करें तो ध्रुव हेलीकॉप्टर भारत की तीनों सेनाओं के पास है। वायुसेना के पास 107, नेवी के पास 14 और आर्मी के पास 191 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स हैं। ध्रुव के अपडेटेड वर्जन को हथियारों से लैस करने की तैयारी भी चल रही है। इसका इस्तेमाल जंग की स्थिति में लोकेशन की जानकारी लेने के लिए किया जाता है। ध्रुव हेलीकॉप्टर की कॉम्बैट रेंज 630 किलोमीटर है। यह 291 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ान भरता है। यह 20,000 फीट की अधिकतम ऊंचाई तक जा सकता है। हिंदुस्तान के अगले देसी हथियार वाले सुपरस्टार का नाम है MRSAM मिसाइल।
MRSAM सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यह मल्टी फंक्शन रडार मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से लैस है। इस मिसाइल पर 60 किलो तक हथियार लोड किया जा सकता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज हवा में 70 किलोमीटर है। MRSAM मिसाइल 2448 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। अगला नाम है जिसकी झलक कल गणतंत्र दिवस के मौके पर देखने को मिल सकती है। वो नाम है नाग मिसाइल, जिसे DRDO ने तैयार किया है। नाग मेड इन इंडिया एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। 4 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मनों के टारगेट पर अचूक हमला करती है। इस मिसाइल में 8 किलो तक विस्फोटक का इस्तेमाल किया जा सकता है। 828 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर प्रहार कर सकती है। As you are aware, the developments, as you mentioned, are now increasingly getting done much faster than earlier. So my estimate is more than 60% or 70% of the inducted products are in the last 5 to 7 years. And this rate is going to increase dramatically as we go ahead. Future, I would say LCA Mark 1A, then Arjun Mark 1A. Several of our tactical missiles are going to get inducted. Exports are now really, we are getting a lot of interest for most of our products from abroad. If you look at most of the products which are indigenously designed and developed have happened because of DRDO. Going ahead, we expect the private sector and public sector companies also to develop products which will find. DRDO को कॉन्फिडेंस बढ़ा है, प्राइवेट सेक्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ा है और वास्तव में देश जो है आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहा है। हमारे स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट में, हमारे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में बहुत ही सावधानी और बहुत ही उछाल आएगा और ये आर्मी की, एयरफोर्स की और नेवी की तमाम नीड्स को मीट करते हैं। और अब आपको होवित्जर गन वाले सुपरस्टार से मिलवाते हैं जिससे कल गणतंत्र दिवस पर सलामी दी जाएगी। ये भी देश में बना हथियार है जिसका नाम सुनते ही दुश्मन कांपते हैं। जनवरी की तैयारी पूरी हो चुकी है और इस वक्त हम कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं जहां पर सलामी दी जाएगी इंडियन होवित्जर गन 105 से, जो कि 1720 मीटर की दूरी पर दुश्मन को टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे सामने आपको नजर आएंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 करीब 9 होवित्जर गन जो है वो यहाँ पर कर्तव्य पथ के पास तैनात की गई हैं और इनसे जो है सलामी दी जाएगी हमारे शूरवीरों को जिन्होंने देश के लिए अपने बलिदान दिए और सलामी दी जाएगी हमारे उन जवानों को जो कि कर्तव्य पथ की पर जो है परेड में हिस्सा ले रहे हैं। गणतंत्र दिवस की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस सतर्क है। परेड रूट और दर्शकों की सुरक्षा में दिल्ली पुलिस के 8000 जवान तैनात रहेंगे। इसके अलावा अर्धसैनिक बलों के साथ साथ सेना के जवान भी मुस्तैद रहेंगे। जमीन से लेकर आसमान तक बंदोबस्त किए गए हैं। कई पॉइंट्स पर हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे फेस रिकॉग्निशन तकनीक से लैस हैं। इनमें आतंकवादियों और अपराधियों का डाटा फीड है। अलग अलग जगहों पर बनाए गए कंट्रोल रूम से नजर रखी जा रही है। परेड रूट पर कर्तव्य पथ पर 400 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पूरे रूट पर 1000 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं। विजय चौक से लाल किले पर पूरे परेड रूट को 28 जोन में बांटा गया है। हर एक जोन की जिम्मेदारी डीसीपी स्तर के अधिकारी को सौंपी गई है। गणतंत्र दिवस पर किसी भी तरीके के हवाई हमले से बचने के लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है। ऊंची इमारतों पर एंटी एयरक्राफ्ट तकनीक से लैस गन के साथ जवानों को तैनात किया गया। अलग अलग जगहों पर ऊंची इमारतों पर 100 स्नाइपर कमांडो तैनात किए गए। 26 जनवरी को लेकर दिल्ली के अंदर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खासतौर से कर्तव्य पथ पर सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि बिना इजाजत परिंदा भी पर नहीं मार सकता।
और उसकी मानगी भर ये कंट्रोल रूम है। आप देखिए किस तरीके से एक कंट्रोल रूम बाकायदा सेटअप किया गया है पूरे कर्तव्य पथ के लिए, पूरे परेड रूट के लिए, और परेड रूट के चप्पे चप्पे पर इन सीसीटीवी कैमरों की मदद से नजर रखी जा सकेगी। ये देखिए किस तरीके से हाई डेफिनेशन कैमरे हैं सारे के सारे, और ये जो कैमरे हैं वो दरअसल इनमें से कई कैमरे ऐसे हैं जो 360 डिग्री पर भी बाकायदा उनको घुमाया जा सकता है, और जो हर पॉइंट पर वहां पर निगाह रखी जा सकती है। और कई कैमरे इनमें से ऐसे हैं जिसमें फेस रिकग्निशन सिस्टम, यानी कि जो संदिग्ध है अगर उन कैमरों के दायरे में आते हैं तो उनको तुरंत ये कैमरे पहचान लेंगे। और सत्ता में अब उस राजनीतिक खबर की बात करते हैं जिसमें दो शब्दों का इस्तेमाल आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, संकेत और सूत्र। पिछले 72 घंटों से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संकेतों की झड़ी लगा रखी है। वो खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ संकेत दे रहे हैं और खबरें सूत्रों से बाहर आ रही हैं। दरअसल कयास ये लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से यू टर्न लेने वाले हैं। वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, इसके लिए वो पीएम मोदी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। वो चाहते हैं कि पीएम मोदी उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे, जिसके बाद वो इंडिया ब्लॉक और आरजेडी की दोस्ती से एग्जिट कर ले। बीजेपी संकेत दे रही है कि फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा समय पॉलिटिकल प्रोफाइल को चेक करने में लिया जा रहा है। दरअसल 3 दिनों में 3 ऐसी बातें हुई हैं जिसमें नीतीश कुमार के एग्जिट प्लान के संकेत मिलने लगे हैं। पहली बात, नीतीश कुमार ने बिना तेजस्वी यादव के राज्यपाल से मुलाकात की। दूसरी बात, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर पीएम मोदी की तारीफ की। तीसरी बात, लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के एक्स पोस्ट पर कैबिनेट बैठक में वो नाराज हो गए। नीतीश कुमार के इन संकेतों के बाद बीजेपी ने भी संकेत दिए हैं। सूत्रों से खबर है कि कल शाम पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात हुई। आज बिहार बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी समेत कई नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी नेताओं ने नीतीश कुमार पर हमला कम कर दिया है। ज्यादा हमला अब तेजस्वी यादव पर हो रहा है, यानी दोनों तरफ से तैयारी हो रही है। लेकिन इन तैयारियों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के एक्स पोस्ट की हुई, जिससे नीतीश कुमार इतने नाराज हो गए कि बिहार कैबिनेट की बैठक छोड़कर निकल गए। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बैठक में मौजूद थे। नीतीश कुमार ने पहले उस पोस्ट पर गुस्सा जताया, फिर अचानक मीटिंग से निकल गए। कैबिनेट बैठक के बाद होने वाली ब्रीफिंग भी नहीं हुई। अब सवाल है कि ऐसा रोहिणी आचार्य ने क्या लिख दिया कि नीतीश कुमार इतने नाराज हो गए। दरअसल कल नीतीश कुमार ने बिना लालू यादव का नाम लिए कहा था कि कुछ लोग अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। कर्पूरी ठाकुर ने अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया था। बस पिता पर कही गई यही बात बेटी को चुभ गई। उन्होंने सुबह सुबह 3 सोशल मीडिया पोस्ट कर दी। रोहिणी ने लिखा, समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। अपनी अगली पोस्ट में रोहिणी लिखती हैं, खींच जताए क्या होगा जब हुआ ना कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नियत में ही हो खोट। इसके अलावा रोहिणी ने यह भी लिखा कि अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पर कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। रोहिणी की इस पोस्ट को अप्रत्यक्ष रूप से सीएम नीतीश कुमार पर निशाने के रूप में देखा जा रहा है। इसी से नीतीश कुमार नाराज हो गए। इतने नाराज हुए कि वो कैबिनेट बैठक से बाहर निकल गए। इसके बाद आरजेडी डैमेज कंट्रोल में लगी है और रोहिणी को अपना पोस्ट डिलीट करना पड़ा। यह मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि ना तो आरजेडी ज्यादा कुछ बोल रही है, ना जेडीयू और ना ही बीजेपी। हर पार्टी सिर्फ संकेत दे रही है। सूत्रों के बादल छाए हुए हैं और संकेतों की लगातार बरसात हो रही है। इस बीच खबर यह भी आई है कि इंडिया गठबंधन के बड़े नेता राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा में नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे। 4 फरवरी को बिहार के बेतिया में पीएम मोदी की रैली है। 3 फरवरी को नीतीश कुमार झारखंड उनको जाना था, उन्होंने झारखंड का दौरा रद्द कर दिया। सूत्रों से जो खबर मिल रही है, 4 फरवरी को नीतीश कुमार बेतिया में सरकारी कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ मौजूद रह सकते हैं। राहुल गांधी की यात्रा में वो शामिल नहीं होंगे और पीएम मोदी के साथ मौजूद होंगे। तो संकेत क्या है? वैसे इन संकेतों के बीच जनवरी की इस गुनगुनी धूप में हरे भरे लॉन में बैठकर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कांग्रेस के लिए कटीली बातें कही। उन्होंने कहा कि जो हो रहा है उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। ये बात कांग्रेस को भी चुभी होगी, लेकिन हर कोई संकेतों से आगे फैसले का इंतजार कर रहा है। तब तक बयानों में भी सिर्फ संकेतों की ही बारिश हो रही है। और कार्यक्रम के बारे में
ये 6-5 का खेल चल रहा है और नीतीश कुमार लालू जी को बार बार बीजेपी की ओर इशारा करके ये डराते हैं। और मैं पहले भी कहा, ये गाना गाते रहते हैं, मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहिए, लेकिन मैके का दरवाजा बंद है, ये वो नहीं बताते। रोहिणी जी ही न जानेंगे कि वो ट्वीट किस उद्देश्य से की और फिर ट्वीट करने के बाद फिर उसको डिलीट क्यों कर दी। उसके अलावा उनके ट्वीट का हम लोग जो है बेवजह किसी तरह का अपने ऊपर ले करके और हम लोग इसको तूल देने के पक्ष में नहीं हैं। राजद के परिवारवाद पर जब चोट करिएगा और उसी के गोद में बैठकर राजनीति करने का कोशिश कीजिएगा तो इस तरह का तो जवाब मिलेगा ही। नीतीश कुमार आज परिवारवाद पर चोट भी करते हैं और उन्हीं परिवारवादियों के भरोसे सरकार भी चला रहे हैं, तो दोनों चीज़ तो चलेगा नहीं। मुझे तो अभी विश्वास नहीं है कि नीतीश जी इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए गठबंधन पे वो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि उनके लिए भी और उनकी पार्टी के लिए भी ये एक तरह से क्या कहा जाएगा, आत्महत्या होगी। दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो समन्वय का काम है वो कांग्रेस पार्टी के पास है और इस दिशा में उनकी जो गति है वो धीमी है, जो इंडिया गठबंधन के घटक दलों को बेचैन कर रही है। हालांकि सूत्रों से खबर है कि इन सब के बीच आज जेडीयू और आरजेडी की अलग अलग बैठक हो चुकी है। दोनों दलों की बैठक के बाद कुछ खास निकल कर नहीं आया है। बीजेपी में मुलाकातों का दौर दिल्ली में चलने वाला है। आरजेडी और जेडीयू दोनों ने यह तो कहा कि सरकार में कोई समस्या नहीं है, लेकिन इन दावों में तथ्य और सौहार्द वाले विटामिन की कमी है। और सत्ता में अब बात करते हैं बेईमानी वाले 300 करोड़ रुपए के सुपर कलेक्शन की। जब भ्रष्टाचार का हथौड़ा चलता है, जब भ्रष्टाचारियों की संपत्ति का खुलासा होता है, जब काले धन वाले धन कुबेर की काली कमाई पर कार्रवाई होती है, तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। नोटों के बंडल इतने ज्यादा हैं कि गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ती है। तेलंगाना में कुछ ऐसा ही हुआ। 500 के नोटों के बंडल जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तेलंगाना के एक सरकारी अफसर के ठिकानों से बरामद हुए। एसीबी यानी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने हैदराबाद में एक अधिकारी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास नोटों के बंडल, सोना चांदी, करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज, लैपटॉप, मोबाइल बरामद किए गए हैं। अधिकारी का नाम है शिव बालाकृष्णा, जो तेलंगाना रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के सेक्रेटरी हैं। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो के अनुसार 14 टीम ने अफसर के 20 ठिकानों पर रेड डाली। इसमें 84 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए। 1 करोड़ 20 लाख रुपए का सोना जब्त किया गया। इस सोने का वजन 2 किलोग्राम है। 5.5 किलोग्राम चांदी भी बरामद की गई। जब्त की गई चांदी की कीमत 4 लाख रुपए है। 34 लाख रुपए की 73 घड़ियां भी बरामद की गई। 14 फोन, 10 लैपटॉप जब्त किए गए। 90 एकड़ जमीन के दस्तावेज भी बरामद हुए। 3 विला और 3 फ्लैट के कागजात भी मिले। एसीबी का आरोप है कि हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर के पद पर रहते हुए बालाकृष्ण ने अकूत संपत्तियां अर्जित की। रिपोर्ट्स के मुताबिक एसीपी के अधिकारियों को बालाकृष्ण के पास से और ज्यादा पैसा और संपत्ति मिलने की उम्मीद है। उनके नाम 4 बैंकों में लॉकर मिले हैं, जिन्हें खोला जाएगा। इस एक्शन के बाद अब राजनीति भी शुरू हो गई। इतना करप्शन कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं देखा है। ये बीआरएस जब सरकार थे उस समय में इन्हों ऑफिसर था, अभी कांग्रेस आने के बाद भी इन्हों ऑफिसर है। मगर कैसे ये बीआरएस सरकार में भ्रष्टाचार है ये साबित हो रहे। इसीलिए इनके ऊपर जल्दी से जल्दी इनको पूरा मुकदमा करके इनको जेल को भेजना है। मशहूर व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने कहा था कि सबसे ज्यादा विटामिन पैसे में होता है। तेलंगाना का यह अफसर इसी विटामिन को बड़ी मात्रा में प्राप्त कर रहा था। लेकिन भ्रष्टाचार का वायरस ऐसा होता है कि कोई विटामिन काम नहीं आता है। बात कभी ना कभी जांच, कार्रवाई और फिर जेल तक पहुंच जाती है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर परसाई जी के कथन को बदलने की बड़ी इच्छा है। इस खबर के अंत में नजरिया नाम यही है कि सबसे ज्यादा विटामिन ईमानदारी में होता है।
ईमानदारी से भ्रष्टाचार की ये तस्वीर बदली जा सकती है। तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें।